कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। कुछ लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, इससे करण महारा का क्या मतलब था? चुनाव से पहले खटपट कहीं कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएगी? शराब की बोतल लेने पहुंचे डीएम तो फिर क्या हो गया? अंकिता की दूसरी बरसी पर यूकेडी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अभी ताजा कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली थी, आपको याद ही होगा। ये यात्रा 2 फेज में करनी पड़ी थी क्योंकि बीच में एक बार आपदा इस दौरान आ गई थी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी की बातें भी सामने आती चली गई। अब सबसे ताजा कंट्रोवर्सी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के बयान से शुरू हो गई है। इस कंट्रोवर्सी के कुछ किरदार भी हैं, जिनमें केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत सबसे मुख्य किरदार हैं। पिछली बार कांग्रेस की यात्रा जब रुद्रप्रयाग जिले के अंदर एंटर करती है तो अलग अलग नेताओं के, अलग अलग समर्थकों के अलग अलग नारे लगने शुरू हो जाते हैं। कोई मनोज रावत के नारे लगा रहा था, कोई हरक सिंह रावत के नारे लगा रहा था, कोई किसी नेता के नारे लगा रहा था, तो कोई किसी नेता के नारे लगा रहा था। रुद्रप्रयाग के कार्यकर्ताओं की तरफ से यह बात भी सामने आई थी कि करण महारा वहां पर कुछ समय लेट पहुंचे। किसी ने यह भी सवाल उठाया कि करण महारा हरक सिंह रावत को क्या सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं? इसी सवाल के जवाब में रिएक्शन देते हुए करण महारा ने कहा कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा था, मनोज रावत जी को सीरियसली लेना चाहिए था, उनको हरिद्वार से इस यात्रा के साथ चलना चाहिए था। भाई अगर पॉलिटिकल फायदे की बात है तो वो उन्हीं को होना था सबसे ज्यादा। उनको हरिद्वार में ही इंक्लूड होना चाहिए था, उनको पूरे रास्ते साथ चलना चाहिए था। वो 300 किलोमीटर में बमुश्किल 3 किलोमीटर ही पैदल चले हैं। प्रीतम सिंह जी गुप्त काशी तक पैदल चले गए। हरीश रावत जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं। कहीं गणेश गोदियाल जी भी चले गए। राजनीति में कोई किसी को परोस के नहीं देता। राजनीति में चीजों को ग्रैब करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। हो सकता है कि चमचागिरी से, गणेश परिक्रमा से किसी को कुछ मिल जाए, बाय लक किसी को कुछ मिल सकता है, लेकिन उसे रिटेन रखने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। अभी तो टिकट की बात भी नहीं हुई है। मनोज रावत के टिकट की दावेदारी को किसी ने खारिज नहीं किया। हालांकि इसके आगे गणेश परिक्रमा वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया या फिर किसी का भी नाम नहीं लिया, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग गणेश परिक्रमा करते हैं और सोचते हैं उन्हें मिल जाएगा। अब बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर के अटैक शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनवीर चौहान का कहना है कि अपने इस बयान से कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वो ये यात्रा सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद, राजनीतिक लाभ के लिए निकाल रहे थे। सिर्फ अपने कैंडिडेट, जो संभावित उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए या फिर उन्हें प्रमोट करने के लिए निकाल रहे थे। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये बातें पब्लिश की गई। ये कहा गया कि कांग्रेस ने इसे आस्था का नाम तो दे दिया, लेकिन पूरा मकसद इस यात्रा का पॉलिटिकल लाभ लेना ही था, ताकि आने वाले उपचुनाव में केदारनाथ की जनता को बरगलाया जा सके। इस पूरे बयान का एक दूसरा पार्ट भी है, वो है गणेश परिक्रमा वाला। भले ही करण महारा ये कह रहे हों कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि कुछ लोग गणेश परिक्रमा करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? राजनीति में कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। गणेश परिक्रमा करना अपने आप में एक कहावत भी है जो कि तब यूज की जाती है जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा मेहनत न करना चाहे और गणेश जी की परिक्रमा या फिर पूजा पाठ करके ये सोचे कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है कि इन दिनों मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर गणेश गोदियाल के साथ ही देखे गए हैं। गणेश गोदियाल का कद लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में काफी ज्यादा बढ़ा भी है और उनके तो नाम में ही गणेश है, दोनों घूम भी साथ में ही रहे हैं। हो सकता है कि इंस्टेंट करण महारा के मुंह से सच में कहावत ही निकली हो और यह भी हो सकता है कि इशारों में वो कुछ कहना चाह रहे हो। करण महारा के इस बयान का मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है और दिख भी रही है कि मनोज रावत और करण महारा के बीच में रिलेशन ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि दूसरे कई नेताओं के साथ भी उनके रिलेशन ठीक ना हो। अब गुटबाजी, आपस में खींचतान कांग्रेस में पहले से ही चलती आ रही है। अपने इस वीडियो में करण महारा आगे ये भी कहते हैं कि जब यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंचती है तो वहां पर 50 से 60 लोगों का एक अलग से ग्रुप था। सबके अलग अलग नारे लग रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नारे ही नहीं लग रहे थे। इतने लोगों में से 4 लोग अगर करण महारा जिंदाबाद बोल भी देते तो क्या ही हो जाता। करण महारा ने यह भी कहा कि रुद्रप्रयाग का ये वीडियो भी उनके पास रखा है और हाईकमान को भी वो ये वीडियो दिखाएंगे। मतलब ये तो साफ है कि इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं के बीच में आपसी खटपट तो हुई है और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये खटपट एक शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। वैसे ही उनकी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों को रद्द कर चुकी है। पहले वो पत्र वायरल हो चुका है। वहीं गणेश गोदियाल का ये कहना है कि करण महारा तो कांग्रेस पार्टी का फेस है, चेहरा है, वो सबसे आगे हैं, सबसे बड़े नेता हैं और उनके पीछे हम हैं। गुटबाजी कांग्रेस में कहीं है ही नहीं और बीजेपी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी वो एक दोहे के माध्यम से दे रहे हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है पर पानी सब में एक। क्योंकि माननीय करण महाराज जी एक राजनीतिक दल के मुखिया है, तो उन्होंने अगर राजनीतिक मकसद से जो यात्रा चलाई होगी तो मुझे उसमें कोई खोट नजर नहीं आती। पर जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मेरे पहले दिन ये बात पता चली कि केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में की जा रही है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो यहाँ भी दर्शन करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो मेरी भावना आहत हुई और मैंने उस अपने भावना के चलते इस बात का विरोध किया, और बाकी सबके भावना वही है कि भाई वो काम नहीं होना चाहिए था। अब कौन किसके लिए क्या कह रहा है, उसका क्या मकसद था, बयान के क्या मायने निकाले गए, ये तो राजनीति का हिस्सा है, पार्ट है, चलता रहता और चलता ही रहेगा। लेकिन एकजुट होने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। सविन बंसल जब से देहरादून के नए डीएम बने हैं तब से वो एक के बाद एक कई तरह के एक्शन में दिख रहे हैं। नायक फिल्म तो आपने देखी होगी, उसमें मुख्यमंत्री था, लेकिन यहाँ डीएम है। फिल्मी अंदाज में ही सही, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को खुद से देखना चाह रहे हैं। पहले डीएम साहब अस्पताल की लाइन में आम आदमी की तरह लग जाते हैं, फिर सड़क पर एसएसपी के साथ बाइक पर सवार होकर के व्यवस्थाओं को देखने निकल जाते हैं, और कल रात तो वो सीधे सीधे शराब के ठेके पर पहुंच गए। ये वीडियो देखिए। शराब के ठेके पर कस्टमरों के बीच में कस्टमर बनकर के खड़े हैं देहरादून के डीएम सविन बंसल। अब क्यों खड़े हैं पहले वो जान लीजिए। देखिए, शराब के ठेकों पर हमेशा से ही ओवर रेटिंग होती रही है। शराब की बोतलों पर कभी 10 रुपए तो कभी 20 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं। यदि कोई आम आदमी शराब खरीद रहा हो और उसे 20 रुपए ज्यादा देने पड़े, उसके बाद वो उसका विरोध करे तो अंदर से गालियां भी पड़ती हैं। शराब की दुकानों पर खड़े सेल्समैन खुद को तुर्रम खान और बहुत बड़ा डॉन समझने लगते हैं, कस्टमरों को हड़का देते हैं। यदि कोई उनसे कहे कि आपकी शिकायत करेंगे तो उसको कहा जाता है कि जो करना है कर ले। मतलब शराब के ठेकों पर खड़े सेल्समैनों में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, क्योंकि ओवर रेटिंग बाय चांस नहीं होता है, बल्कि ये शराब के ठेकों पर एक परंपरा बन चुकी है। अब देहरादून के डीएम सविन बंसल खुद गाड़ी चला करके रियलिटी चेक करने पहुंचे ओल्ड मसूरी रोड के शराब के ठेके पर। सेल्समैन को पता ही नहीं था कि आज उनकी दुकान पर कस्टमर के रूप में कौन आया है। डीएम साहब ने एक बोतल शराब की खरीदी जिस पर 660 लिखा था, लेकिन 680 में पड़ी, यानी कि 20 रुपए डीएम साहब से ज्यादा लिए गए। फिर क्या था, तुरंत आबकारी अधिकारी को मौके पर बुलाया गया, 50,000 रुपए का जुर्माना शराब की दुकान पर लगाया गया। इसके बाद कई ठेकों पर छापे मारे गए, सभी जगह पर यही हाल मिले, सभी जगहों पर कार्रवाई की गई। ओवर रेटिंग हर जगह पर थी। शराब खरीदने वालों ने जब देखा कि डीएम साहब और बाकी अधिकारी उनके बीच में है, तो अपनी समस्याएं वहीं पर उनको बताने लगे। समस्याएं वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओवर रेटिंग होती है, उसका विरोध करो तो बदतमीजी होती है, इस तरह की बातें वगैरह वगैरह। लेकिन यहां दिक्कत यह भी है कि जब एक्शन होता है तब तो सब कुछ दिनों तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां दोबारा वही आ जाती हैं। कल अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी थी। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी पर एक कैंडल मार्च निकाला। गांधी पार्क से घंटाघर इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति तक ये कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार से कई तरह के सवाल पूछे। यूकेडी के नेताओं ने कैंडल जलाकर के इंसाफ की मांग की। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई वीआईपी का नाम कब बताया जाएगा। उन्होंने सवाल पूछा कि रेणु बिष्ट ने किसके कहने पर रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवा दिया था और उस पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ। यूकेडी नेताओं का यह भी कहना था कि सरकार ने इस मामले में कहा था कि हम फास्ट ट्रैक इस पूरे मामले को करेंगे, जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे, लेकिन इसमें 2 साल बीत चुके तो फास्ट ट्रैक क्या हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड की कई पर दूसरी जगहों पर भी अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी पर कैंडल मार्च निकाला गया और इसी तरीके की मांग की गई कि भाई 2 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ की आस अभी भी धुंधली सी नजर आ रही है। पुलकित आर्य और उसके साथ के 2 और साथी, जो कि कुल मिलाकर के 3 लोग ये जेल में बंद हैं। हालांकि इन लोगों को अभी तक इन 2 सालों में जमानत नहीं मिली है, लेकिन केस कितना फास्ट ट्रैक हुआ है, कितनी तेजी के साथ हुआ है, जो कि लोगों को एक इंसाफ की उम्मीद, इंसाफ की आस कम से कम रहे, वो फिलहाल नजर नहीं आती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के कैंडल मार्च निकाला गया। ये थे आज के टॉपिक्स। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इन टॉपिक्स को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।